हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। सो आई होप अभी तक के जितने भी टॉपिक्स हैं आप लोग पढ़कर आए होंगे, एज वेल एज वो क्लियर भी हैं, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके आए होंगे। क्योंकि जेनेटिक्स के अंदर अगर सिर्फ तुमने थ्योरी पढ़ ली और छोड़ दिया तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि IOQJS के अंदर मोस्टली जेनेटिक्स के काफी बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं, एज वेल एज अप्लाइड बेसिक पे आते हैं। यानी कि जो भी तुम थ्योरी पढ़ रहे हो उसको किस तरीके से तुम किसी क्रॉस में अप्लाई करोगे, इस बेसिक लेवल के इस थॉट के साथ क्वेश्चंस आते हैं। सो आई होप तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, प्लस तुमने कुछ नए क्वेश्चंस भी ट्राई किए होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। सो विदाउट एनी डिले अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बेसिकली मेंडल ने जो लॉ दिए वो 3 हम पढ़ चुके हैं और तुमको समझ भी आ चुके हैं। उन 3 लॉ के अपार्ट कुछ एक्सेप्शन देखने को मिले। वो एक्सेप्शन क्या थे और उन एक्सेप्शंस को हम क्रॉस में किस फॉर्म में करते हैं, आज हम वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, चलो पहली बात मैं आपको एक क्विक रिकैप करा दूं। रिकैप इसलिए करा रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि भाई बेसिक फंडा क्या है। मेंडल जी ने कहा था कि भाई 3 लॉ है। ये उनका सेकेंड लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस, और तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यही 3 लॉ पढ़े थे हमने, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसके एक्सेप्शन से। तो भाई एक्सेप्शन है, देखो एक्सेप्शन आप पढ़ेंगे इन तीनों लॉज के एक्सेप्शन। देखो पहली बात जो बहुत जरूरी है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कह रहा था कि जब जब तुम हेट्रोजाइगस कंडीशन देखोगे, एग्जाम्पल ये थी, ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है, तब तब एक कैरेक्टर डोमिनेंट होगा और एक कैरेक्टर रेसेसिव होगा। अब भाई मेंडल जी को ऐसा रिजल्ट इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने ये जो ओवरऑल उन्होंने ये जो बातें बोली, ये मटर के दानों पे एक्सपेरिमेंट करके बोली। हालांकि मेंडल वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट, अगर तुम बात करो इस बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथ्स को बायो के साथ जोड़ा था। समझ रहे हो तुम? ओवरऑल ये जितनी भी बातें उन्होंने बोली ना, ये सिर्फ हवा में नहीं बोली, उन्होंने प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स यूज करके अपनी ऑब्जर्वेशंस को प्रॉपर डाल के हमें रिजल्ट्स दिए थे। सो आप मानेंगे नहीं इस बात को कि उस टाइम के लोगों को ये मैथ्स और बायो का कॉम्बिनेशन समझ नहीं आया, लोगों को उनकी स्टैटिस्टिक्स समझ नहीं आई कि इस आदमी ने क्या पता नहीं क्या बना दिया, और लोगों ने सबने रिजेक्ट कर दी ये बातें। इनफैक्ट जो मेंडल है, इनकी जितनी भी डिस्कवरी थी उनका क्रेडिट उन्हें कुछ भी नहीं मिला जीते जी, और लास्ट में उनकी डेथ हो गई किडनी फेलियर से। ठीक है, कितनी गंदी बात है, आपने इतना महान काम किया हो और आपको उसका कोई भी क्रेडिट ना मिले जब तक आप जिंदा रहो। आफ्टर सम टाइम, यू कैन से 1900s में 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनकी पूरी डिस्कवरी को वापस से रीडिस्कवर करते हुए ये बोला कि भाई हमने जो भी डिस्कवर किया है वो मेंडल नाम के साइंटिस्ट ने पहले से डिस्कवर कर रखा था। सो दिस इज अगेन अ बिग थिंग कि आप किसी की डिस्कवरी का क्रेडिट खुद ना लेते हुए उसको नाम दो। एंड उस टाइम के बाद से हमने मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स माना। एंड इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंडल ने जो जो बातें बोली ये बहुत ही बेसिक बनी। आज हम जितनी भी टेक्नोलॉजी देखते हैं, स्पेशली ये जेनेटिकल वर्ल्ड में, उसकी जो मेन ब्रिक है, यूं कह सकते हैं जो मेन ईंट है, वो मेंडल ने ही रखी थी। ठीक है, चलो। बट उनके साथ कुछ एक्सेप्शन थे, कुछ एक्सेप्शन हुए क्योंकि भाई एक मटर अलग है और कुछ अलग अलग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तुम्हें पता है नेचर में हर चीज का एक्सेप्शन है, तो मेंडल के लॉ के साथ भी कुछ एक्सेप्शन निकले। पहला लॉ उन्होंने बोला कि भाई जब जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, वन कैरेक्टर जो है इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड इट विल बी डोमिनेंट, और जो दूसरा कैरेक्टर है वो क्या हो जाएगा, रेसेसिव हो जाएगा। यही उन्होंने बोला। बट दिक्कत ये थी कि ऐसा सबके साथ नहीं होता, ऐसा सबके साथ नहीं होता, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। सो लॉ ऑफ डोमिनेंस के जो एक्सेप्शन थे वो क्या थे, देखो पहला एक्सेप्शन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। काफी मजेदार है ये एक्सेप्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और इसी का ही दूसरा एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। ये दोनों ही डोमिनेंस वाले लॉ को खारिज करते हुए कुछ नई चीज शो करते हैं। तो हम पहले लॉ का एक्सेप्शन देखते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। ठीक है, तो देयर इज एक्सेप्शन फॉर फर्स्ट लॉ, लो मार्क कर लिया। चलो आओ अब सेकंड वाले पे आओ। देखो सेकंड लॉ कह रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। भाई किसी ने इसका कोई एक्सेप्शन नहीं दिया, तुम खुद सोचो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ना हो तो कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती। एक एग्जांपल लेते हैं, देखो ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल में न्यूक्लियस है।
न्यूक्लियस में ऐसे गैमेट्स है खूब सारे, गैमेट्स नहीं, आई एम सो सॉरी, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है। हमारे अंदर मैं अगर ह्यूमन की बात करूं तो ये क्रोमोसोम टोटल कितने बन जाते हैं, ऐसे 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 करके टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। अब भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है ना कि जो भी कैरेक्टर है वो गैमेट में दोबारा दिखेगा। इन शॉर्ट उनका कहने का मतलब है कि जो ओवरऑल कैरेक्टर है वो एज इट इज होते हैं एंड दे डिवाइड इक्वली इन गैमेट। सो अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम है तो मुझे जो भी गैमेट बनाना है उसमें एक में 23 डालना पड़ेगा, एक में 23 डालना पड़ेगा। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यही कह रहा है। इस इनफैक्ट हमारी खुद की बॉडी भी हर बार यही करती है। हमारी बॉडी ने इतना भेजा बच्ची कर कर मियोसिस एक नया सेल डिवीजन बनाया ताकि वो ये हर बार कर सके, ठीक है। इसका बेसिक फंडा यही है कि भाई क्रोमोसोम यानी कि जो भी एंटायर इन्फॉर्मेशन है वो आधी मदर से जाए और आधी फादर से जाए, यही इसका मेन फंडा है। अब भाई इसका अगर एक्सेप्शन हो जाए ना तो हमारी पूरी सिस्टम हिल जाए। कैसे, देखो एक्सेप्शन मानो एक गैमेट ऐसा बन जाए जिसमें 23 की जगह 24 गैमेट आ जाए, ठीक है। या ये तो मैं गैमेट की बात कर रही हूँ, गैमेट के क्रोमोसोम की बात कर रही हूँ, क्या पता कोई जीन ज्यादा आ जाए। क्या हो सकता है, या तो क्रोमोसोम ज्यादा आ सकता है, एक सिचुएशन तो क्रोमोसोम ज्यादा आ सकता है, ठीक है। एक सिचुएशन हो सकती है कोई जीन ही ज्यादा आ जाए। तो भाई ये दोनों सिचुएशंस को बॉडी झेल नहीं पाती। बॉडी को तो ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, ना आपकी बॉडी को ज्यादा क्रोमोसोम चाहिए ना कम क्रोमोसोम चाहिए। अगर जीन रिक्वायर्ड है तो जीन उतने ही चाहिए जितने स्पेसिफिक हैं। ये ज्यादा कम करने से ना बॉडी हिल जाती है। अब इससे क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन किसी के साथ हो जाती है तो इस केस में हो जाते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। दिस लीड्स टू जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो भाई ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई एक्सेप्शन नहीं, देयर इज नो एक्सेप्शन। और अगर गलती से एक्सेप्शन आ गया तो वो बेचारा ऑर्गेनिज्म के साथ गड़बड़ हो जाती है। सो देयर इज नो एक्सेप्शन। नो एक्सेप्शन का मतलब है नॉर्मली, नो एक्सेप्शन का मतलब है नॉर्मली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि अगर ऑर्गेनिज्म गैमेट बना रहा है तो भाई उसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक जनरेशन में तो 46 लेके बैठा है, अगली जनरेशन उसकी 92 क्रोमोसोम लेके बैठेगी, 92 से किसी ने 93 कर लिया, किसी ने 94 कर लिया। सो जनरली ये नहीं माना जाता। हालांकि इसके एक्सेप्शन जो हैं, इसके जो एक्सेप्शन है वो कुछ मैं बताऊंगी तुम्हें, बताऊंगी। जनरल केस में देयर इज नो एक्सेप्शन, वी आर टॉकिंग अबाउट अ जनरल केस। अब ज्यादा ही डिटेल में घुस जाओ तो हर चीज का कुछ एक्सेप्शन निकलता है, बट इन जनरल देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट। और अच्छा है इसका एक्सेप्शन किसी के साथ होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आओ तीसरा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसका एक्सेप्शन मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। लिंकेज, ये देखो इसका एक्सेप्शन, अरे यार कलर चेंज करो। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है लिंकेज। तो अभी तुमको क्लियर हो गया किसकी क्या एक्सेप्शन है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है बुक्स में बिना आर पार की इंफॉर्मेशन दिए शुरू हो जाते हैं भाई, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इंडिपेंडेंट डोमिनेंस, ये पता नहीं क्या क्या अलग अलग बातें लिख देते हैं ना। तो तुमको समझ आ चुका है कि 3 लॉ है और इन तीनों लॉ को किस फॉर्म में एक्सेप्शन में पढ़ना है। तो पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के 2 एक्सेप्शन है, वन इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड वन इज कोडोमिनेंस। तो पहला देखते हैं, चलो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं स्नैपड्रैगन का, ठीक है। ये एक प्लांट है जिसके फ्लावर्स जो होते हैं वो लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन शो करते हैं। कैसे, देखो अगर मैं एक जनरल केस लूं, देखो जनरल केस लें, अगर मेंडल के केस में लें तो एक फ्लावर है रेड कलर का, एक फ्लावर है रेड कलर का और एक फ्लावर है व्हाइट कलर का, ठीक है। ऐसा लेते हैं, मेंडल की बात कर रहे हैं अभी हम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो इसको मुझे लेना पड़ेगा कैपिटल आर कैपिटल आर, इसको मुझे लेना पड़ेगा स्मॉल आर स्मॉल आर, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई ये जो भाई है ना ये डोमिनेंट है और ये जो है ये कैरेक्टर बेचारा रेसेसिव है। हम अभी मेंडल के बेसिस पे बात करें। गैमेट बनाओगे तुम इसके, ये लो कैपिटल आर, इधर भी बनेगा कैपिटल आर। आई होप यहाँ तक की बातों में तो अब कोई दिक्कत आई नहीं रही होगी। इधर बन जाएगा स्मॉल आर, इधर बन जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। अब बात आती है इनका बेसिक फ्यूज कराने की। सो भाई ये लो, अगर मैं चारों को कराऊं, मैं पुनेट स्क्वायर नहीं बना रही अभी, सिर्फ क्योंकि बेसिक अपन समझ रहे, तो कुछ कैपिटल आर और स्मॉल आर जैसी ही एंटायर प्रोजेनी आएगी। अगर मैं मेंडल के लॉ को कंसिडर करती हूँ, इन दैट केस मुझे ये कैसा मानना पड़ेगा, ये आएंगे सारे फ्लावर रेड कलर के, यही है मेंडल का लॉ। तो भाई ऐसा नहीं होता, हर जगह पे मेंडल के लॉ काम नहीं करते। देखो
इनकम्प्लीट डोमिनेंस यही कहता है कि जब भी तुम दो कैरेक्टर को लेते हो, कैरेक्टर नंबर 1 और कैरेक्टर नंबर 2, और अगर तुम कहते हो कि कैरेक्टर नंबर 1 डोमिनेंट है, कैरेक्टर नंबर 2 रेसेसिव है, मैं नहीं चलने दूंगा ऐसा चीज। क्या होगा, जब तुम इनको क्रॉस कराओगे तो आपको देखो, जैसे ये कैपिटल आर था, ये स्मॉल आर था, आप इस फॉर्म पे आओगे। इस फॉर्म पे होगा क्या, मैं इसको कंप्लीटली डोमिनेंट बनने ही नहीं दूंगा। अब तुम ऐसे समझ सकते हो इसको, मैं खुद को डोमिनेंट बन के खड़ी हुई हूँ, भाई मैं ही हूँ डोमिनेंट। मेंडल के एक्सपेरिमेंट तो कहते हैं हाँ बेटा तू ये डोमिनेंट, ठीक है, और बेचारा रेसेसिव वाला दबे चला जाता है, दबे चला जाता है और दिख ही नहीं पाता। बट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर मैं डोमिनेंट होके भी अपनी डोमिनेंस नहीं दिखा पा रही। क्या हो रहा है, मैं खुद को डोमिनेंट समझती तो हूँ, मैं हूँ डोमिनेंट, मैं हूँ डोमिनेंट, बट वो रेसेसिव कंप्लीट रेसेसिव हो ही नहीं रहा। वो अपनी एक तरीके से कहो कि वो अपने कैरेक्टर को दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरफ मैं हूँ जो डोमिनेंट हूँ, और एक तरफ ये बेचारा रेसेसिव वाला जो कोशिश कर रहा है कि बेटा तेरे को पूरा डोमिनेंट तो नहीं बनने दूंगा, कुछ कैरेक्टर तो मैं अपने भी डालूंगा। तो तुम जानते हो, तुम बेसिक पेंटिंग तो जानते होंगे, पेंटिंग वेंटिंग करते होंगे यार बचपन में, कलर भी तुम बनाते होंगे। तुमको ये भी याद होगा कि जब रेड कलर में व्हाइट कलर डाल दो तो हल्का सा पिंकिश शेड आ जाता है, देखा है ना कभी बनाया कभी कलर वलर। तो भाई यही हुआ, ये कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पा रहा और ये कंप्लीट रेसेसिव होना ही नहीं चाहता। ये भी अड़ है, ये कह रहा है नहीं मैं भी मेरा कलर दूंगा थोड़ा सा। तो ये डोमिनेंट बनने की कोशिश कर रहा है तो रेड दे रहा है, ये रेसेसिव है बट ये रेसेसिव बनना नहीं चाह रहा है, थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट डालता जा रहा है। तो तुम समझ रहे हो मिक्स होके कलर कौन सा आ जाएगा, पिंक आ जाएगा। ये तो मैंने कितना सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझाया, रियलिटी में तो ये सब जीन्स का खेल है। ये जीन असली में क्या होता है, देखो इसके जो जीन है, इसके जो जीन है इस फॉर्म में, जब ये इस फॉर्म में आ जाते हैं ना, इसके जीन वही अपना रेड कलर बनाते हैं। बट इसका जो जीन है, ये जो छोटा वाला व्हाइट वाला है, इसका जो जीन है वो छोड़ता नहीं है, वो भी अपना कलर बनाता जाता है और थोड़ा सा व्हाइट कलर बना देता है। तो रेड और व्हाइट आपको रियलिटी में किस फॉर्म में लिख जाता है, पिंक। बस यही है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इसको समझ लो होता क्या है। देखो ये तुम्हें दिख रहा है एक रेड, हालांकि मुझे तो ये भी पिंक ही दिख रहा है, ये थोड़ा सा रेड कर लो, रुको अब ज्यादा सही दिखेगा। देखो अब तुम्हें रेड दिख रहा होगा। एक तरफ है आपके पास रेड कलर का फ्लावर कैपिटल आर कैपिटल आर, एक तरफ है तुम्हारे पास व्हाइट कलर का फ्लावर स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। यहाँ पे जब तुमने गैमेट बना के इनकी क्रॉसिंग बनाई तो ये बन गया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बना। ये कंप्लीट डोमिनेंट नहीं है और ये कंप्लीट रेसेसिव नहीं है। धक्के मार रहा है, अरे भाग तू काहे का डोमिनेंट, मैं तेरे को डोमिनेंट बनने ही नहीं दूंगा, मैं अपनी कैरेक्टरिस्टिक थोड़े थोड़े तो एक्सप्रेस करूंगा, तू चाहे कुछ भी कर ले, ये कहता है। समझ रहे हो तुम, ये है। और ये बेचारा दुखी है, ये पूरा डोमिनेंट हो ही नहीं पा रहा इसके चक्कर में। बस अब क्या होगा, ये कंप्लीट डोमिनेंट नहीं होगा, ये कंप्लीट रेसेसिव नहीं होगा, और इसी को ही हमने बोल दिया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि ये बेचारा डोमिनेंट होते हुए भी डोमिनेंस नहीं दिखा पा रहा। एज अ रिजल्टेंट आपको ना तो रेड मिलता है ना व्हाइट मिलता है, आपको क्या मिलता है, पिंक कलर का फ्लावर। समझ गए। तो ऐसी सिचुएशन में जो F1 जनरेशन है उसमें प्रॉपर आपको पिंक कलर के फ्लावर्स दिखेंगे। इनफैक्ट तुम्हें पता है ये जो फ्लावर्स की बात मैं कर रही हूँ ना, अगर तुमने देखा हो, तुमने ये प्लांट्स देखे हैं, बहुत कॉमन है। इनफैक्ट मैं पिक्चर डालना भूल गई, वरना मैं तुम्हें दिखाती। ये जो प्लांट की हम बात करते हैं ना, रेड और इसके एक्सेप्शन की, बहुत कॉमन प्लांट है, ये अपने आसपास रहता भी है, अगर तुमने कभी देखा हो तो। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी पिक्चर दिखाएंगे इसकी। चलो सो आपको समझ आ गया कि F1 जनरेशन अपनी एंटायर क्या आई, पिंक आई। कैपिटल आर स्मॉल आर इज नॉट डोमिनेंट, ये एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, एंड यू आर गेटिंग अ न्यू कलर पिंक। अब व्हाट इफ अगर मैं इसकी सेल्फिंग करा के F2 जनरेशन लाऊं, तो देयर विल बी समथिंग लाइक दिस। ये रही मेरी F1 जनरेशन की सेल्फिंग, ये रही। अब मुझे गैमेट बनाने, बनाओ गैमेट। पहला एक इधर आएगा कैपिटल आर, एक गैमेट इधर बनेगा स्मॉल आर, एक इधर लाओ कैपिटल आर, एक इधर लाओ स्मॉल आर, ये लो बन गई गैमेट। अब बनाओ तो पुन्नेट स्क्वायर, ये लो, ये रहा मेरा पुन्नेट स्क्वायर। प्लेस करो अपने गैमेट्स को, एक साइड कैपिटल आर स्मॉल आर, दूसरी साइड भी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब आगे देखो, कैपिटल कैपिटल को फ्यूज करो, ये लो बन गया ये कैपिटल और स्मॉल, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, फिर कैपिटल स्मॉल, पहले कैपिटल फिर स्मॉल, और स्मॉल स्मॉल एक साथ। अब अगर तुम नॉर्मल मेंडल की बात करते ना, नॉर्मल मेंडल के लॉ की बात करते, तो योर रिजल्ट वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस। क्या, अगर मैं नॉर्मल मेंडल कंसिडर करूं तो मेरा रिजल्ट आता
कैपिटल आर मेंडल के अकॉर्डिंग होता है रेड, फिर ये 2 बार आया, ये 2 बार आया, ये भी मेंडल के अकॉर्डिंग होते रेड, और ये आते ये जो कि होता व्हाइट। दिस इज अकॉर्डिंग टू मेंडल, ये मेंडल के अकॉर्डिंग। बट मेंडल के इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। F2 जनरेशन में भी ये पेड़ पौधे कमाल कर गए। कैसे? देखो देखो, ये एक्सेप्शन की फॉर्म में आए, ये तो भाई रेडी दिखा, ये तो रेडी दिखा। ये जो कैपिटल और स्मॉल का कॉम्बिनेशन है ना, ये फिर से रेड ना आकर पिंक आ गए, 2 पिंक आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ये व्हाइट ही आया। तो यहां पर एक एक्सेप्शन आ गया, ये देखो, ये मेंडल ने नहीं कहा था। मेंडल नेवर सेड समथिंग लाइक दिस कि भाई मैं तुम्हें 2 कैरेक्टर दूंगा और तुम्हें उसी जनरेशन में सेल्फिंग करा के कुछ नया ही मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं बताया मेंडल ने। सो ये एक एक्सेप्शन आ गया। अब मैं इसी को अगर फिनोटाइप और जीनोटाइप की फॉर्म में लिखूं, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं आप। इसी बात को अगर मैं फिनोटाइप एंड जीनोटाइप की बात फॉर्म में लिखूं, जो कि अपन हर बार लिखते हैं, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। देखो, फिनोटाइप क्या होना चाहिए? जो दिख रहा है। तो तुमको एक रेड दिख रहा है, रेड कितने दिख रहे हैं? 1 दिख रहे हैं। पिंक तुम्हें कितने दिख रहे हैं? दिखने में भी तो पिंक ही दिख रहा है ना, वो तो 2 आपको पिंक दिख रहे हैं। व्हाइट कितने दिख रहे हैं? व्हाइट आपको 1 दिख रहा है। चलो ओके, मान लिया। अब वो बोल रहे हैं जीन लेवल पे जाओ। जीन लेवल पे तुम्हें कितने रेड दिख रहे हैं? भाई 1 रेड दिख रहा है, ये रहा। ठीक है, कितने पिंक दिख रहे हैं? हमें जीन लेवल पे भी 2 पिंक मिल रहे हैं, देखो 2, ये कैपिटल आर स्मॉल आर। और कितने व्हाइट दिख रहे हैं आपको? अगेन 1, स्मॉल आर स्मॉल आर। अब अगर तुम इस कॉम्बिनेशन को देखोगे तो कमाल की बात है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आती है। यहाँ पे फिनोटाइप भी वही होता है और जीनोटाइप भी वही होता है, समझ गए? फिनोटाइप भी 1 to 1 आता है, जीनोटाइप भी 1 to 1 आता है। बट अगर तुम मेंडल को कंसिडर करते तो फिनोटाइप आता 3:1 और जीनोटाइप आता 1 to 1। देख लो, तो पूरा कंप्लीट एक्सेप्शन अब तुम्हें समझ आ चुका है। दिस इज समथिंग लाइक दिस। देखो, ये देखो लाल कलर का फूल मिला, ये देखो ये 2 पिंक फ्लावर्स मिले एंड 1 इज व्हाइट फ्लावर। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? अब ये किसी भी फॉर्म में आ जाए, अगर तुम्हें इनकम्प्लीट डोमिनेंस वर्ड दे दिया जाए तो तुम्हें यही पूरा करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट एक्सेप्शन, दैट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है? पहले तो देखो, कोडोमिनेंस में क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लड़ाई चल रही है। इनकम्प्लीट, हालांकि बहुत लिटिल थोड़ा सा डिफरेंस है, बट देखो इनमें क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में लड़ाई चलती है। बड़ा वाला जो होता है डोमिनेंट कहता है मैं ही डोमिनेंट रहूंगा, रेसेसिव वाला कहता है तू रहने दे बेटा, तेरे को तो मैं डोमिनेंट बनने ही नहीं दूंगा, मैं खुद का कैरेक्टर डालता रहूंगा। ठीक है, दिस इज केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, नेक्स्ट केस देखो, कोडोमिनेंस में ऐसा नहीं होता। कोडोमिनेंस का मतलब होता है जैसे पॉलिटिक्स में गठबंधन की सरकार चलती है ना, एग्जैक्ट सेम है कोडोमिनेंस। क्या होता है? जब भी 2 कैरेक्टर एक साथ आ जाते हैं, वो दोनों ही कहते हैं कि भाई ना तो तेरी चलेगी ना मेरी चलेगी, मिल बांट के सरकार चलाएंगे। ये है कोडोमिनेंस। समझ आ गया? को वर्ड का मतलब ही होता है साथ। स्कूल जाते हैं ना अपन, कोएड स्कूल। कोएड स्कूल्स क्या होते हैं? कोएड मतलब जिस स्कूल में गर्ल्स एंड बॉयज दोनों पढ़ सकें। तो कोडोमिनेंस का मतलब है कि कुछ 2 कैरेक्टर जब साथ में आते हैं तो दोनों कहते हैं थोड़ा सा तू भी चला ले, थोड़ा मैं भी चला लेता हूँ, मिल बांट के अपन चला लेते हैं। ऐसी सरकार होती है कोडोमिनेंस की सरकार। ठीक है, चलो अब आओ एक्सेप्शन। एक्सेप्शन है तो एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, हालांकि एक नहीं 2 एग्जाम्पल है मेरे पास इसके। चलो पहले मैं ब्लड ग्रुप से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है और हमें आना भी चाहिए। देखो ब्लड ग्रुप, हालांकि ब्लड ग्रुप में अपन इतनी बात जानते हैं कि भाई आरबीसी पे एंटीजन और प्लाज्मा में एंटीबॉडी का खेल है, ये तो अपन को पता है, बट फिर भी हम डिटेल में देखेंगे। वी आर हैविंग 4 ब्लड ग्रुप, ए बी एंड ओ। ये 4 ब्लड ग्रुप है हमारे पास। चारों ब्लड ग्रुप को अब आपको होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन में डालना है। आपको क्या करना है? इनको होमोजाइगस, 1 इज होमोजाइगस एंड सेकेंड 1 विल बी हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसमें डालना है तुमको। ठीक है, अब देखो पहली बात मैं तुम्हें बता देती हूँ किस बेसिस पे आपको डालना है। देखो हमारे पास यहाँ पर जनरली हमारे पास क्या होते हैं, एक जीन के
दो एलिलिक फॉर्म होते हैं। ध्यान से सुनना, ये जो एग्जाम्पल तुम पढ़ रहे हो इसको मैं इतना एम्फेसिस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप यानी कि ABO ब्लड ग्रुपिंग, जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है ना, इट इज एग्जाम्पल ऑफ टू थिंग्स, टू फिनोमिना। एक तो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है ये, ठीक है, और एक मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जाम्पल है ये, इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा रही हूँ, ठीक है। मल्टीपल एलिलिज्म का कॉन्सेप्ट मैं पहले बता रही हूँ। देखो हमारे पास जनरली, जैसे अगर मैं बात करूँ हाइट, मेंडल ने जो बोला हाइट जो है कि भाई हाइट की अगर तुम बात कर रहे हो तो तुम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हो, हाइट इज अ कैरेक्टर, और यानी कि एक जीन, इसके दो फॉर्म हो सकते हैं तुम्हारे पास, या तो एक या तो एक, यानी कि जब तुम इसको एक्सप्रेस करोगे ये एक कंबाइंड फॉर्म में जब एक्सप्रेस होगा तो या तो ये कैपिटल टी हो सकता है, या ये कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है, या ये स्मॉल टी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। यानी कि तुम्हारे पास ऑप्शन तो दो ही है, इन्हीं दो को हिला हिलू के इधर इधर कुछ बना दो। सो यू आर हैविंग वन जीन एंड इस एक जीन के यू आर हैविंग टू अलील्स। ये बात क्लियर है? ये बात ध्यान से सुनना, नहीं समझ आती इसलिए ध्यान से सुनना। हाइट एक कैरेक्टर है, उसका एक जीन है, इस जीन के दो अलील हैं, अब तुम इन्हीं के कॉम्बिनेशंस को ले लेके अलग अलग फॉर्म दिखा रहे हो। हमारा ब्लड ग्रुप ऐसा नहीं करता। जनरल केस में एक जीन के दो अलील होते हैं, भाई के पास दो नहीं तीन अलील है, इट इज हैविंग 3 अलील्स। कैसे अलील होते हैं? देखो अलील जो होता है उसका जीन आई से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, तो हमारे जो भी रिप्रेजेंटेशन रहेगी वो आई से रिप्रेजेंट करेंगे। एक अलील होता है आई ए, एक अलील होता है आई बी, और एक अलील होता है आई ओ। 3 अलील होते हैं आई ए, आई बी, आई ओ। इतनी बात क्लियर है? तीनों अलील में से आई ए भाई अपनी खुद की शुगर बनाना जानता है, आई बी भी होशियार है, अपनी शुगर बनाना जानता है, आई ओ बेचारा मासूम, इसको कोई शुगर बनानी आती ही नहीं है, ये भौंट है, इसको शुगर बनानी नहीं आती। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनो। हमारे पास ब्लड ग्रुप के लिए हमारे पास एक जीन में 3 अलील होते हैं। जनरल केस में ऐसा नहीं होता, आपके पास 2 ही अलील हैं, इन्हीं को ही घुमा फिरा के कॉम्बिनेशंस में तुम समझ रहे हो, बट यहाँ पे 3 अलील पॉसिबल होते हैं। जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। इन 3 अलील में वो 3 अलील क्या है? आई ए, आई बी, आई ओ, ये 3 अलील है। इन 3 अलील्स में से आई ए को शुगर बनानी आती है, आई बी को भी शुगर बनानी आती है, आई ओ बेचारा बुद्धू सा है, इसको शुगर बनानी नहीं आती, ठीक है। तो शुगर बनाने के बेसिस पे हमने बोल दिया कि जिन बच्चों को शुगर बनानी आती है, कौन है वो दोनों बच्चे? आई ए एंड आई बी, इन दोनों को क्योंकि शुगर बनानी आती है तो हमने बोला कि ये दोनों डोमिनेंट है, दीज 2 आर डोमिनेंट, ठीक है। और आई ओ बुद्धू, जिसको शुगर बनानी नहीं आती, ये है रेसेसिव, दिस इज रेसेसिव, ठीक है। एक और चीज, आई ओ को कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं, स्मॉल आई की फॉर्म में भी लिखते हैं, दोनों सही है। हालांकि क्योंकि अब मैं ना आई ए आई बी लिखती हूँ तो मैं जनरली कंफ्यूज ना हो कोई भी, इसलिए आई ओ ही लिखती हूँ। तुम चाहो तो छोटा आई भी लिख सकते हो, इट्स योर विश। छोटा आई इसलिए लिखा क्योंकि वो रेसेसिव है, ठीक है। सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट। अब देखो डोमिनेंट रेसेसिव पता चल गया। नेक्स्ट बात तुम सुनोगे, इसका कतई मतलब नहीं है कि तुम्हारे अंदर ही 3 अलील हैं। ध्यान से सुनना, कतई ये मतलब नहीं है। आपके पास नॉर्मल फिनोमिना के चलते एक जीन के 2 ही अलील हैं, यानी कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरे पास या तो ये 2 हो सकते हैं, या ये 2 हो सकते हैं, या ये 2 हो सकते हैं, एनीथिंग, ओनली 2 होगा मेरे पास, 2 ही। बट अगर मैं पूरी पॉपुलेशन में देखूं, पूरी पॉपुलेशन का मतलब है पूरी समस्त ह्यूमन पॉपुलेशन को स्टडी करूं ना, तब मुझे पता चलता है कि ओवरऑल टोटल पॉपुलेशन में 3 अलील है। अब बात समझ आई? ये जो लाइन मैंने बोली है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? मल्टीपल एलिलिज्म एक अलग केस है, क्योंकि नॉर्मली मेंडल ने बोला था कि एक जीन के 2 अलील होते हैं बस, ठीक है। नॉर्मली होता भी यही है, बट मल्टीपल एलिलिज्म में क्या है? एक ही जीन के 3 अलील है, ये एक एक्सेप्शन आ गया। बट नेक्स्ट बात तुमको याद रखनी है कि भाई भले ही अलील 3 हो, पर तुम्हारे पास भी 2 है, मेरे पास भी 2 है, मेरे पड़ोसी के पास भी 2 है, सबके पास 2 है, सिर्फ 2 अलील है।
सिर्फ डिफरेंस इतना है कि पूरी पॉपुलेशन को अगर मैं देखूं तो क्या पता तुम्हारे पास ये दो हो, मेरे पास ये दो हो, मेरे पड़ोसी के पास ये दो हो, तो ऐसे ऐसे कर कर पूरी पॉपुलेशन को, ह्यूमंस के पास ये 3 एलील है। अब बात क्लियर हो चुकी होगी, आई होप इससे ज़्यादा डाउट नहीं होगा। सो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मल्टीपल एलीलिज्म का मैं हटा रही हूँ। तो मैंने तुमको बता दिया डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है। यू नो ये डोमिनेंट है, आई बी डोमिनेंट है, आई ओ रिसेसिव है। अब देखो अगर मुझे होमोजाइगस बनाना है तो मुझे आई ए लेना पड़ेगा, दिस विल बी होमोजाइगस क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। सिमिलरली अगर मुझे बी को होमोजाइगस बनाना है तो मुझे आई बी लेना पड़ेगा, दोनों होमोजाइगस हो जाएंगे, ठीक है। अब आओ इनके हेटेरोजाइगस फॉर्म पे। देखो अगर मैं हेटेरोजाइगस फॉर्म बना रही हूँ तो आई ए को मुझे डोमिनेंट रखना है तो मुझे आई ओ के साथ ही लेना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। अगर मैं आई बी के साथ लूंगी तो भाई ए भी डोमिनेंट है, बी भी डोमिनेंट है, कहाँ से तुम इसको हेटेरोजाइगस बनाओगे। सो मुझे अगर हेटेरोजाइगस बनाना है तो मुझे ये कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट्स योर विश। हालांकि ये ज़्यादा बेटर तरीका होता है, दोनों बराबर से दिखते हैं, ठीक है। सो मुझे उसको हेटेरोजाइगस बनाने के लिए एक डोमिनेंट एक रेसेसिव लेना पड़ेगा। सेम विद द सेकेंड थिंग, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव, क्लियर है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव वाला फंडा। अब आओ तुम नेक्स्ट केस पे, ए बी पे। ये है हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट, यही है हमारा कोडोमिनेंस का एग्जांपल। ब्लड ग्रुप ए बी में कमाल की बात क्या होती है, देखो बंदा होमोजाइगस फॉर्म में कभी आ ही नहीं सकता पहली बात, क्योंकि अगर ये ले लोगे ये होमोजाइगस फॉर्म है तो ब्लड ग्रुप ए आ जाएगा, अगर तुम ये ले लोगे तो ब्लड ग्रुप बी आ जाएगा, तो इसका कोई होमोजाइगस फॉर्म नहीं है, डैश डाल दिया। अब इसका हेटेरोजाइगस फॉर्म बनाओ। देखो हेटेरोजाइगस फॉर्म में तुम्हें ये डालने नहीं है क्योंकि भाई ये तो रिस्पेक्टिवली ए ब्लड ग्रुप देगा, ये रिस्पेक्टिवली बी ब्लड ग्रुप देगा, तुमको ये बनाना है आई ए एंड आई बी। अभी मैंने तुमको बताया आई ए भी डोमिनेंट है, आई बी भी डोमिनेंट है। अब कोडोमिनेंस में क्या होता है, देखो दोनों कहते हैं देख आई ए तुझे भी यहीं रहना है, आई बी तुझे भी यहीं रहना है, क्यों ना दोनों मिलके काम करें, थोड़ा तू भी चला ले अपना काम, थोड़ा मैं भी चला लूँ, एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। जिस भी इंसान में ये कॉम्बिनेशन आ जाता है वो बंदा ब्लड ग्रुप ही ए बी दिखा देता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तुमने पढ़ रखा है, मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ा रखा है, ये रही इस बंदे की आरबीसी, इस बंदे की आरबीसी पे एंटीजन ए भी होगा और एंटीजन बी का भी होगा, समझ रहे हो। तो बंदा ब्लड ए वाले का भी ले सकता है, बंदा चाहे तो ब्लड बी वाले का भी ले सकता है। इनफैक्ट ये बहुत ही फायदे का सौदा है, ए बी ब्लड ग्रुप होना बहुत बड़ा फायदे का सौदा है, क्योंकि तुम चाहो तो किसी से भी ब्लड ले सकते हो, तुम चाहो तो ए से ले सकते हो, बी से ले सकते हो, ए बी से ले सकते हो, ओ से, एनीथिंग, ठीक है, ये समझ आ गया। अब आओ लास्ट सिचुएशन पे। लास्ट सिचुएशन में बेचारे को, इस ओ को शुगर बनानी नहीं आती, शुगर बनानी नहीं आती तो भाई जब जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में जाता है दूसरा वाला इसको पीट पीट के डोमिनेंट बन जाता है और वो खुद को एक्सप्रेस कर लेता है। देखो ये क्या हो रहा है, बेचारे आई ओ के साथ यही तो हो रहा है कि बेटा तू तो है ना यार रेसेसिव है, तू भाग, मैं अपना कैरेक्टर रखूंगा। तो आई ए और आई बी दोनों डोमिनेंट बन के इस बेचारे को एक्सप्रेस होने ही नहीं देते। सो देयर कैन बी नो हेटेरोजाइगस कंडीशन है ओवर हियर, क्योंकि भाई हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब जब जाएगा खुद एक्सप्रेस ही नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे एक ही कंडीशन हो सकती है, वो है डोमिनेंट, डोमिनेंट नहीं, आई एम सो सॉरी, होमोजाइगस कंडीशन, एक ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस, या तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ओनली दिस, यही कंडीशन हो सकती है। टेबल क्लियर है, टेबल बनाने में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। बस अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो यही बातें यहाँ लिख रही हैं, तुम चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो इसमें एक ही एंटीजन है, इसमें एक ही एंटीजन है, इसमें दोनों एंटीजन है, इसमें एंटीजन ही नहीं है, ठीक है, यही बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आओ नेक्स्ट पे, एक एग्जाम्पल करा देती हूँ मैं, ठीक है। एक पेरेंट है, पेरेंट 1, कोई भी हो सकता है, मैं मेल फीमेल नहीं डाल रही, ओनली पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2। पेरेंट 1 का ब्लड ग्रुप है ए और पेरेंट बी का ब्लड ग्रुप है ओ। अब बताओ तुम इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर पेरेंट 1 का ब्लड ग्रुप है ए तो भाई तुम शक्ल देख के तो बता नहीं सकते। मैं कह रही हूँ कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो तुम क्या मेरी शक्ल देख के बता रहे हो कि मैं होमोजाइगस वाली कंडीशन में हूँ कि हेटेरोजाइगस। सो यू कैन नॉट डिटरमाइन जस्ट बाय दिस, तुम नहीं पता कर सकते। तो तुम्हारे पास दोनों ही सिचुएशन हो सकती है, ये बंदा चाहे तो ये भी हो सकता है, क्या पता ये हो, और मुझे ये नहीं पता, क्या पता ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। सो आई नीड टू कंसिडर बोथ द सिचुएशंस।
इधर इसके साथ सिंपल सा खेल है, ये हो ही एक सकता है, ये यही हो सकता है। मैंने बताया था ना, इसका हेट्रो तो कंडीशन हो ही नहीं सकता, जब जब हेट्रो में आएगा दूसरा वाला इसको पीट के खुद डोमिनेंट बन जाएगा, ठीक है। सो ये कंडीशन है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, केस बनाने पड़ेंगे। वन विल बी केस 1 एंड द सेकेंड विल बी केस 2। दो केसेस बनाओगे तुम। केस 1 में पहली बार तुम ये कंसिडर करोगे कि जो पेरेंट 1 है वो मैं मानता हूँ होमोजाइगस होगा शायद, तो आपने केस 1 कुछ इस तरीके से कंसिडर किया। ये लो, आपने लिख दिया IA ये लो, और पेरेंट 2 तो बेचारा है ही एक, कोई दिक्कत ही नहीं है, IO ये लो, ठीक है। क्रॉस भी कर ही लेते हैं यहीं के यहीं इनका। देखो ये है, इसके गैमेट अगर मैं बनाऊं तो ये लो कुछ इस तरीके से होंगे, एक एक डाल दो, IO एक IO, जैसे सेकंड बेटर होगा अगर तुम O को इधर लो, ध्यान से देखो IA तो इसका गैमेट एक जगह IA आ जाएगा, एक जगह IA आ जाएगा, दूसरी जगह है IO तो कुछ नहीं, एक को इधर डाल दो, एक को इधर डाल दो, अलग अलग कर दो, तो ये लो एक हो गया IO, एक हो गया IO। अब अगर तुम इनको क्रॉस करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा IO, भाई A बड़ा है ना, डोमिनेंट है ना, सो IO, इधर भी यही आएगा IO, इधर भी यही आएगा IO एंड इधर भी यही आएगा IO। यानी कि इस सिचुएशन में तो एंटायर प्रोजेनी ही क्या आ रही है, IO। तो ऐसी सिचुएशन में अगर तुम ये मान रहे हो कि ये पेरेंट ये है, अगर आप ये अज्यूम कर रहे हो कि पेरेंट 1 होमो है और पेरेंट बी का तो कोई ऑप्शन ही नहीं, वो तो वही रहेगा। सो अगर आप मान रहे हो कि पेरेंट 1 होमो है तो इसके एंटायर बच्चे सारे के सारे ब्लड ग्रुप शो करेंगे ए, इन सब का ही ब्लड ग्रुप ए आएगा, चाहे इनका कोई लड़का हो चाहे इनकी कोई लड़की हो, कितने भी बच्चे हो इनके कोई दिक्कत नहीं, सारे बच्चों का ब्लड ग्रुप ए ही रहेगा, चाहे ये 10 बच्चे कर लें चाहे ये 2 बच्चे कर लें, इनकी इच्छा, बट सब बच्चों का ब्लड ग्रुप ए ही होगा, ठीक है। अब लेते हैं हम सेकेंड सिचुएशन। सिचुएशन नंबर 2 में हम मानेंगे कि हाँ जो हमारा ये जो पेरेंट है ये होमो नहीं है, ये हेट्रो है, तो आपको ये मानना पड़ेगा IAIO और इधर मानना पड़ेगा IOIO, ये मानना पड़ेगा तुमको, ठीक है। अब इसको भी अपन एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। IAIO गैमेट सेपरेट करो, क्या आएगा देखो, IA और एक साइड डाल दो IO, दूसरा पेरेंट तो है ही IO, तो इधर डाल दो IO, इधर डाल दो IO। अब इनकी क्रॉस करो, देखो IAIO इट विल बी लाइक दिस IAIO, A डोमिनेंट है ना तो इसको आगे रखोगे, इधर क्या आ जाएगा IO, ठीक है। अब इन दोनों को करो IAIO और इन दोनों को कर दो IOIO, ठीक है। अब मैं इसको एनालाइज करती हूँ, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या आना चाहिए, ए ब्लड ग्रुप, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप भी क्या आना चाहिए, ए ब्लड ग्रुप, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप आना चाहिए ओ ब्लड ग्रुप, इस बच्चे का ब्लड ग्रुप आना चाहिए ओ ब्लड ग्रुप। यानी कि अगर आप मान रहे हो कि पेरेंट होमोजाइगस नहीं हेट्रोजाइगस है तो बच्चों की दो सिचुएशन आ जाएगी, कुछ बच्चे 50% बच्चे चाहे तो ए ब्लड ग्रुप वाले भी हो सकते हैं, चाहे तो वो ओ ब्लड ग्रुप वाले भी हो सकते हैं। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन दोनों पेरेंट्स का, ये जो दो पेरेंट है ना, चाहे तुम कुछ भी मान लो, होमो मान लो हेट्रो मान लो, बट एंटायर रिजल्ट ये आ रहा है कि इनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, या तो ए ब्लड ग्रुप हो सकता है या ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। इनके बच्चे कभी भी ना तो बी ब्लड ग्रुप के पास वाले हो सकते ना ए बी ब्लड ग्रुप वाले हो सकते, समझ रहे हो ये कितना इंपॉर्टेंट है भाई। अगर कोई पड़ोसी का बच्चा है, सपोज करो, इमेजिन करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है ऐसे केसेस में पता करने के लिए। भाई अगर ये इन दोनों के बच्चे हैं तो इनके ब्लड ग्रुप ए और ओ ही हो सकते हैं और कुछ हो ही नहीं सकता। सो अगर कोई भी बच्चा आके कह दे भाई मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, तो अगर उसका ब्लड ग्रुप बी या ए बी है तो उनका बच्चा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इन दिस सिचुएशन ईदर द चाइल्ड कैन बी ओ, ईदर द चाइल्ड कैन बी और द चाइल्ड कैन बी ए। अपार्ट फ्रॉम ए एंड ओ कुछ नहीं हो सकता, ना बी ना ए बी, ठीक है। अब एक होमवर्क ले लो, जो क्वेश्चन एक्चुअली में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वास्ट एक ही क्वेश्चन होता है इसके अंदर। आप मान के चलोगे पेरेंट वन जो है उसका ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, मैंने नहीं बताया होमो या हेटेरो, और पेरेंट टू है उनका ब्लड ग्रुप बी है। जिन बच्चों को ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, पूरा आ जाता है, अब तुमको एक बार इसको होमो मानना पड़ेगा,
एक बार इसको हेटेरो मानना पड़ेगा, एक बार इसको होमो मानोगे और एक बार इसको हेटेरो मानोगे, एंड देयर विल बी टोटल 4 केसेस, और 4 केसेस को सॉल्व करके बताना कि तुम्हें क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अभी अपन कौन कौन से पार्ट पढ़ चुके हैं देख लो, फटाफट देखो। लॉ ऑफ डोमिनेंस का सारे एक्सेप्शन अपन पढ़ चुके हैं। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन लिंकेज। देखो, लिंकेज पढ़ने से पहले एक और एग्जाम्पल का तुम स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी एक एग्जाम्पल होता है। एक ये ब्लैक कलर की मुर्गी होती है, मुर्गा होगा ये, है ना, और एक ये वाइट कलर का, मतलब वाइट कलर की मुर्गी है। ठीक है, इनमें देखा गया कि जब इनका क्रॉस कराते हैं तो एक ब्लू कलर की मुर्गी होती है, यानी कि बच्चे ब्लू कलर के होते हैं। तो इसमें भी ये कलर एंड ये कलर एक दूसरे के साथ को डोमिनेंस में शो होकर ब्लू कलर दिखाता है। फिर जब आप इनकी सेल्फिंग कराओगे तो आपको एक मुर्गा वही ब्लैक मिलेगा, एक वाइट जो पेरेंट है, और ये दो आपको ब्लू मिलेंगे। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस, सो यू कैन नोट दिस एग्जाम्पल ऑल्सो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एंडल्शन फाउल है ये बेसिकली, एग्जाम्पल में नाम लिख लो इनका, एंडल्शन फाउल। ये देखो, ये ब्लैक वाला मुर्गा, ये वाइट वाला मुर्गा, सॉरी मुर्गी, और ये अंडे है ना, इसकी मुर्गी है ना ये, और ये ब्लू कलर का मुर्गा। मुर्गा मुर्गी कुछ भी, अपन को क्या फर्क। ठीक है, बस अंडे वाली मुर्गी है, बाकी कुछ भी मानो तुम। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। ओके, तो दोनों एग्जाम्पल हो गए, बट ये मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें ब्लड एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इट इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एज वेल एज कोडोमिनेंस। ठीक है, अब देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिंकेज। फिर लिंकेज के बाद एक्सेप्शन सारे खत्म हो जाएंगे। चलो, तो अब हम थर्ड एक्सेप्शन को पढ़ते हैं। देखो, अभी तक अपन ने सारे एक्सेप्शन देख लिए, अब हमें स्टार्ट करना है हमारे थर्ड लॉ, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन। अब देखो, एक्सेप्शन के साथ मैं तुमको 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगी जिसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। 3 टर्म्स क्या है? पहला टर्म होता है लिंकेज, सेकेंड टर्म होता है रिकॉम्बिनेशन, और तीसरा टर्म होता है क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, नाउ सी, पहली बात मैं आपको बता दूं, क्रॉसिंग ओवर तुम मेरे साथ डिटेल में पढ़ने वाले हो चैप्टर सेल डिवीजन में, सेल डिवीजन। ठीक है, तो जब तक सेल डिवीजन नहीं आता तब तक इंतजार करो, थोड़ा बहुत तो अपन अभी भी देख ही लेंगे। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स होती हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती हैं। हम शुरू करते हैं पहली टर्म से। पहली टर्म समझाने से पहले मैं कुछ बात बताती हूँ, ध्यान से देखना। ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, एक तो तुम्हें एक और कंफ्यूजन रहता है, मतलब रियलिटी में जेनेटिक्स में इतने कंफ्यूजन होते हैं, क्या क्या डाउट क्लियर करो। पहले देखो, कुछ बच्चे पूछते हैं क्रोमोसोम ऐसा होता है कि क्रोमोसोम ऐसा होता है। जेन्युइन डाउट है भाई, क्रोमोसोम ऐसा है कि ऐसा है। ये मैं तुमको बताऊंगी कि ये होता है कि ये होता है, बस होते दोनों ही है, बट डिफरेंस होता है कौन सी स्टेट में, ये डिफरेंस मैं बताऊंगी। अभी आओ, ये एक क्रोमोसोम है, दिस इज 1 क्रोमोसोम। लेट्स सपोज भाई हमारे पास तो 46 क्रोमोसोम है, टोटल हमारे पास कितने हैं? 46 क्रोमोसोम। इसमें से तुम चाहो ये कोई सा भी मान लो, मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम है, आपके 46 में से ये पहला नंबर का क्रोमोसोम है। ठीक है, अब इस पहले नंबर के क्रोमोसोम में जब तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें वो सारे फीचर दिख रहे हैं क्रोमोसोम वाले। इसके अंदर डीएनए होगा, यही बनाते ना अपन हमेशा, इसके अंदर डीएनए होगा, ये लो डीएनए बना दिया मैंने। अब मैंने तुमको ये भी बताया है कि जब भी आप डीएनए देखते हो, डीएनए की एक फंक्शनल सेगमेंट कहलाती है जीन, यानी कि जो काम काज कर रही है, जो प्रोटीन के लिए इंफॉर्मेशन भेज रही है, वो फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? जीन। तो तुम्हें ये दिख रहा है, ये डीएनए चल रहा है, ये लो, ये जीन नंबर 1, ये जीन नंबर 2। अब ध्यान से देखेंगे, देखो इस चीज को ध्यान से समझना है कि ये एक ही क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे मल्टीपल जीन हो सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास कुल मिला के टोटल बॉडी में 46 क्रोमोसोम है। ये बात अगर आज ध्यान से समझ ली तो तुम्हें बहुत सारी बातें 11th 12th के बेस के लिए भी क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम है। नॉट ओनली तुम्हारे पास, मेरे पास, हम सबके पास, जितने भी ह्यूमंस हैं सबके पास 46 क्रोमोसोम है। बट अपने पास जीन्स तो बहुत सारे हैं यार। ध्यान से सुनो, आंख के लिए कुछ कोडिंग होती है, बालों के लिए कुछ कोडिंग होती है, कानों के शेप के लिए कुछ कोडिंग होती है, नाक के लिए कुछ कोडिंग होती है, लिप्स के लिए कोडिंग होती है, फिर हाइट के लिए कोडिंग होती है, सबके लिए जीन है। तो वी हैव मल्टीपल जीन्स। तुम्हारे पास गिन के 46 क्रोमोसोम है, बट जीन्स आपके पास मल्टीपल है। अब बताओ,
क्या तुम सब जितने भी क्रोमोसोम है सबको एक अलग अलग घर में, इन शॉर्ट मैं कहना चाह रही हूँ कि एक जीन को क्या एक क्रोमोसोम दे पाओगे? लेट्स सपोज मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है, मैंने इसको एक जीन दे दिया, फिर ये दूसरा क्रोमोसोम है, मैंने इसको दूसरा जीन दे दिया, फिर ये तीसरा है, ये तीसरा क्रोमोसोम तीसरा जीन हो गया। यानी कि मैं अभी ऐसी बात कर रही हूँ, वन जीन हैविंग वन क्रोमोसोम, यानी कि इन शॉर्ट एक मेंबर के पास एक घर है। क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो, तुम्हारी पूरी फैमिली है, तुम्हारी फैमिली के बड़े नखरे हो रहे हैं, नहीं भाई मैं अपने घर में रहूंगी, मैं अपने घर में रहूंगा, भाई बोल रहा है मैं तो खुद के घर में रहूंगा, मम्मी बोल रही नहीं भैया मेरा तो अपना अलग घर बनाओ। इन शॉर्ट जितने मेंबर हैं उतने घर चाहिए भैया सबको। क्या ऐसा पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल कि पूरी की पूरी फैमिली के सबके एक एक बंदे के एक एक घर हो? क्या पता भाई, करोड़पति फैमिलियों में होता होगा ऐसा। अपन तो मिडिल क्लास लोग हैं, अपना ऐसा नहीं होता, अपने एक ही घर में मम्मी पापा भाई बहन रहते हैं, ठीक है, ऐसा ही चलता है अपने अंदर। सिमिलरली तुम्हारे पास टोटल क्रोमोसोम 46 है, तुम इमेजिन कर लो आपके पास टोटल घर 46 है, ऐसे टोटल घर है ये तुम्हारे पास 46, और इसमें तुम्हें न जाने कितने जीन्स को भरना है। तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि एक जीन को एक क्रोमोसोम दो? नहीं, हम इतने रईस नहीं है, हमें खूब सारे जीनों को एक ही क्रोमोसोम में पटकना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप एक क्रोमोसोम देख रहे हो तो एक जीन ये रहा नंबर 1 जीन, ये रहा नंबर 2 जीन, ये रहा नंबर 3 जीन, ये रहा 4 एंड सो ऑन, ये से खूब सारे जीन होंगे। सो वन क्रोमोसोम हैव मेनी जीन्स। ये लाइन समझ आई तुम्हें कि भाई तुम्हारे पास 46 क्रोमोसोम है बट जीन्स बहुत सारे। तो आपको कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना है जिसमें वन क्रोमोसोम में मल्टीपल जीन्स हो। ये होगा आपका बॉडी का कॉन्सेप्ट। इतनी बात समझ आ गई? उसी कॉन्सेप्ट को लेके अब तुम इस डायग्राम को देखो। मैंने कहा एक क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं, तो भाई हो सकते हैं, ये लो एक जीन, 2 जीन, 3 जीन, 4 जीन, ये 5 6, अरे चल ही नहीं रहा, 5 6, अरे रुको 7, रुको जैसे सेकंड पेन नहीं चल रहा, अरे ये लो 7 8 9 10 एंड सो ऑन, पता नहीं वहां चल नहीं रहा था पेन, ध्यान से देखो। सो ये खूब सारे जीन हो गए, 1 2 3 4 5 6, तुम्हें गिनती तो आती ही होगी, 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस पूरे डायग्राम में ध्यान से देखो, एक इन्होंने ये जीन हाईलाइट कर रखा है, एक इन्होंने ये जीन हाईलाइट कर रखा है, तो दोनों जीन एक दूसरे के बहुत पास है, समझ रहे हो? इस पूरे जो क्रोमोसोम है, इस पूरे क्रोमोसोम में अगर मैं बात करूं इस और इस जीन की, तो भाई दोनों की डिस्टेंस बहुत पास है, और अगर मैं एक इसकी और इसकी बात करूं तो इन दोनों की डिस्टेंस दूर है। तो ये दोनों जीन्स जो है दे आर वेरी क्लोज, एंड ये और ये जीन दे आर नॉट क्लोज। समझ गए? बहुत सिंपल सी बात है यार। गली में तुम्हारा घर पहला है और दूसरे बंदे का घर 10वां नंबर का है, तो तुम पास के पड़ोसी होगे कि या तुम और तुम्हारे पास वाले बंदा ज्यादा पास के पड़ोसी होगे? आप तो समझ ही गए होंगे कि ये इतने सारे घर हैं, ये और ये ज्यादा पास के पड़ोसी होंगे कि ये और ये ज्यादा पास के पड़ोसी होंगे? तुम समझ गए, आई गेस तुम समझ गए, ठीक है। बस यही है लिंक्ड जीन और नॉन लिंक्ड जीन का कॉन्सेप्ट। देखो एक क्रोमोसोम पे, ये देखो एक क्रोमोसोम पे 2 जीन जब बहुत ही पास हों, हद से ज्यादा पास हों, एक दूसरे के पड़ोसी ही हों, ऐसे जीन्स क्या कहलाते हैं? लिंक्ड जीन्स। जिनका एक दूसरे से कुछ लिंक हो, एक दूसरे के बिल्कुल बगल में पड़े हुए हो, तो वो जीन्स क्या हो जाते हैं? लिंक्ड जीन। बात समझ गए? इसी का ही एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, एक ये जीन पड़ा बड़ा दूर है, एक ये जीन पड़ा बड़ा दूर है, दोनों के बीच में डिस्टेंस तुम्हें ज्यादा दिख रहा है। इधर केस में देखो डिस्टेंस ही बेचारा कितना कम है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? ज्यादा, ठीक है। तो ऐसे जीन्स जिनका डिस्टेंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा है, ये कहलाते हैं नॉन लिंक्ड जीन्स। समझ आई बात? एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया। मैं बात कर रही हूं क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम्स पे जीन्स है, जीन्स का डिस्टेंस कितना है एक दूसरे से, उसके बेसिस पे आप जीन्स को 2 कैटेगरी में रखते हो, लिंक्ड जीन्स, नॉन लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स का मतलब है कि भाई इतने सारे घर हैं, अगर मैं इसको और इसको देखूं तो ये बिल्कुल पास पास के पड़ोसी हैं, तो ये दोनों कौन से वाले जीन्स हो गए? लिंक्ड जीन्स। पर अगर मैं इसको और इसको देखूं तो भाई दोनों एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो ये कौन से वाले हो जाएंगे? नॉन लिंक्ड जीन्स। समझे पहला कॉन्सेप्ट? आई होप समझ गए।
एक और बीच में पिक्चर दे रखी है, ये थोड़ी और डिफरेंट पिक्चर है। देखो, एक क्रोमोसोम नंबर 1 के जीन की बात चल रही है, एक क्रोमोसोम नंबर 2 के जीन की बात चल रही है। जस्ट एन एग्जांपल, तुम चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, क्रोमोसोम नंबर 5, 6, 7, 8 एज यू विश। मैंने यहाँ पे लिया क्रोमोसोम नंबर 1 है, क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये इसका जीन है, ये इसका जीन है। क्या भाई, दो क्रोमोसोम की बात चल रही है, तो तुम इसका जीन और इसका जीन दोनों के बीच का डिस्टेंस देख रहे हो, बहुत ही दूर है। इन दोनों को तो एक दूसरे से कतई मतलब नहीं है। ये वही हो गया कि एक बंदा अमेरिका का है, एक बंदा अफ्रीका का है। क्या दोनों को एक दूसरे से मतलब है? कोई मतलब नहीं। तुमको क्या आज ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए किसी बंदे से मतलब आ रहा है? कोई मतलब नहीं। अगर तुम्हें मतलब है तो बहुत ही पंचायती हो, ठीक है। अपन जनरली ऐसे पंचायती लोग होते नहीं। सो इस जीन को इस जीन से कोई मतलब नहीं है। जब एक दूसरे से कोई मतलब ना हो तो ये भी अनलिंक्ड जीन्स का ही एग्जाम्पल है। समझ गए? एक बार इसी पिक्चर को हम लास्ट बार समझ लेते हैं। देखो, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, ये मैंने बना दिए 3 क्रोमोसोम एंड सो ऑन। ये आपके पास ऐसे चलते जाते हैं, ठीक है, ऐसे चलते जाते हैं खूब सारे। अभी हम बात कर रहे हैं एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है। फिर हम बात कर रहे हैं एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है। और एक और हम बात कर रहे हैं एक जीन यहाँ है, एक जीन यहाँ है। अब देखो, तुम पूरी पिक्चर लास्ट में फाइनल क्लियर हो जाएगी। देखो, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, तो ये कौन से वाला केस होंगे? लिंक्ड जीन्स। ये और ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा, सो दे आर नॉन लिंक्ड जीन्स, ठीक है। और एक ये है, ये और ये, अरे क्या मतलब है इन दोनों को एक दूसरे से? तो अगेन दे विल बी नॉन लिंक्ड जीन्स। पहली पिक्चर क्लियर है अपन को? आई होप क्लियर है, बहुत सिंपल सी बात है। ये मैंने तुम्हें पहला पॉइंट बताया लिंकेज समझाने के लिए। अब लिंकेज क्या होता है? देखो, लिंकेज टर्म समझने से पहले तुम्हें छोटी सी पिक्चर देखनी होगी क्रॉसिंग ओवर की। देखो, क्रॉसिंग ओवर पहली बात मैं आपको ध्यान से बता रही हूँ, क्रॉसिंग ओवर को मैं डिटेल में बताऊंगी सेल डिवीजन के अंदर, तो अभी तुम्हें टेंशन नहीं लेना। बस इतनी सी बात समझ लो कि ये क्रोमोसोम, ये बात चल रही है आपके अंदर, जब तुम्हारे अंदर ये ना, जब तुम खुद एक्चुअली में कौन से फेज में थे, मम्मी के गैमेट्स आए, पापा के गैमेट्स आए, फ्यूजन हुआ और आपके बनने की तैयारी चल रही थी, ये तब की स्टेज है। तो हम मान रहे हैं कि ये वाला जो गैमेट है ये पापा से आया, ये पापा से आया और ये मम्मी से आया। समझ गए? ये तो भाई मम्मी से आया, ये मम्मी से आया और ये आया पापा से, ठीक है, समझ गए तुम? अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेप होती है जिसे हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अगेन क्रॉसिंग ओवर डिटेल में होगा मियोसिस के अंदर, फिर भी अभी समझ लो। क्रॉसिंग ओवर के बीच में क्या होता है, ये दोनों जो हैं, इनकी कोई सी भी आर्म, या तो ये आर्म या ये आर्म, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हमेशा नीचे वाली है, कोई सी भी आर्म, कोई सा भी सेगमेंट हो सकता है, कोई सी भी आर्म, कोई सा भी सेगमेंट हो सकता है, बट वो एक दूसरे से बिछड़ने से पहले गले लगते हैं। ऐसे इमेजिन करो, दो बहुत ही भयंकर वाले दोस्त हैं, ठीक है, उन्हें पता है कि यार अभी हमें अलग होना है, गैमेट फॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, हमें अलग होना है। तो गैमेट बनने वाले हैं, तो एक दूसरे से अलग होने से पहले ही एक दूसरे को थोड़ा सा ना हग करके जाते हैं। समझ गए? यार अपन दोस्ती यारी में करते हैं ना कि भाई यार अब पता नहीं कब मिले, चल एक हग तो दे दे, ठीक। तो ये गैमेट बनने की तैयारी चल रही है। देखो, अगर मैं तुम्हें रियलिटी में पिक्चर बताऊं ये क्या हो रहा है, देखो, ये कोई भी इमेजिन कर लो, सपोज करो ये किसी की मम्मी है, ये लो, ठीक है, ये किसी की मम्मी की बॉडी में गैमेट बन रहे हैं, समझ रहे हो? तो भाई मम्मी की बॉडी में जो गैमेट बन रहे हैं उसके अंदर उनके पास भी पेयर फॉर्म में ही है इंफॉर्मेशन, और वो पेयर फॉर्म में इंफॉर्मेशन उन्होंने आधी नाना जी से ली होगी, आधी नानी से ली होगी, यही है ना भाई। अगर पापा की बात कर रहे हो तो आधी दादाजी से इंफॉर्मेशन आई है, आधी दादी से इंफॉर्मेशन आई है, यही चल रहा है। तो भाई जो भी है, दादाजी दादी जी की कंसिडर कर रहे हो या नाना जी नानी जी को कंसिडर कर रहे हो, पर ये अभी करंट स्टेटस है, ये करंट स्टेटस है। तुम अगर पापा ही मान लो, तुम मम्मी में ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो ये पापा, ठीक है। तो अगर ये पापा का टोटल आप कंटेंट देख रहे हो तो ये आधा कंटेंट उनके पापा से आया, आधा कंटेंट उनकी मम्मी से आया। अभी आपने इनको अलग करना है क्योंकि तुम्हें गैमेट बनाने हैं। अब गैमेट बनना है तो इन्हें पता है यार अब हमें फाइनली एक दूसरे से अलग होना है। सो दिस इज लास्ट हग, टोटल लास्ट हग। इसके बाद इसका रास्ता अलग, इसका रास्ता अलग, न जाने कौन कब मिले ना मिले, ऐसा वाला केस है। तो ये एक दूसरे को लास्ट में एक हग कर लेते हैं।
हग में छोटी सी जो सेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे को हग कर लेती हैं, क्रॉसिंग ओवर, बस इसे ही कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये जो छोटा सा हग हुआ है ना, इस स्टेप को ही क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, और ये स्टेप स्पेशल फीचर है मियोसिस का, ठीक है। बस अब देखो लास्ट में यार जाते जाते तू थोड़ी सी यादें अपनी दे जा, मैं थोड़ी सी चीज तुझे अपनी दे देती हूँ, ऐसे ही कुछ हुआ है, तू मेरा कुछ ले जा, मैं तेरा कुछ ले लेती हूँ, जस्ट फॉर मेमोरीज। तो देखो इसने अपनी छोटी सी सेगमेंट इधर दे दी, ये देखो इस लाल वाली ने अपनी छोटी सी सेगमेंट इधर दे दी, इधर ब्लू वाले ने भी कहा ठीक है यार मैं भी दे देता हूँ कुछ, ये लो इसने भी अपनी छोटी सी सेगमेंट दे दी, दोनों ने अपनी छोटी छोटी सेगमेंट एक्सचेंज कर ली। अभी तो तुम्हें पता नहीं कौन सी हिंदी मूवी इमेजिन हो रही होगी, एक लड़का एक लड़की बिछड़ रहे हैं, अपने सामान एक दूसरे को दे रहे हैं, पर तुम इमेजिन करो ये जो हिंदी मूवीज हैं यही तुम्हारे गैमेट में चल रहा है, असली में भी यही हो रहा है। जब जब बॉडी में गैमेट बनता है ना, ऐसी ही पिक्चरें चलती हैं, लास्ट में जाते जाते जुदा होने से पहले एक दूसरे को अपनी अपनी चीजें देके चल जाते हैं और अपना अपना सामान दे जाते हैं थोड़ा थोड़ा। अब इन सामान एक्सचेंज का फायदा क्या है, तुमने देखा आपके अंदर, आप नोटिस करते होंगे कुछ फीचर आपके दादाजी वाले भी दिख जाते हैं, कुछ फीचर मम्मी वाले दिखते हैं, कुछ फीचर पापा वाले दिखते हैं, और कुछ फीचर दादी वाले दिखते हैं ना, मिक्सचर। अब नाना नानी को क्यों भूल गए यार, नाना नानी के फीचर भी आते हैं। यानी कि एक आप ही बहुत कमाल कर देते हो। रियलिटी में अगर आप खुद को देखो, रियलिटी में तुम देखो तो ऐसा ही होता होगा तुम्हारे साथ। ये आप हो, दिस इज यू, ठीक है। जब तुम पापा के घर जाते होंगे, मतलब पापा के तो घर रहते ही हैं अपन, है ना, तो पापा की फैमिली वाले सारे क्या बोलते हैं, यार ये तो पापा जैसा लगता है बिल्कुल, ये फीचर तो इसके दादाजी पे गया है, या ये कोई सा फीचर इसकी दादी पे गया है, ठीक है मान लिया। फिर तुम ही नानी के घर जाओगे तो तुम्हारे आधे फीचर मम्मी से मैच कर दिए जाएंगे, फिर कुछ फीचर बोलेंगे यार ये तो इसके नाना जैसा फीचर है इसके अंदर, ये फीचर तो भाई इसमें हूबहू अपनी नानी जैसा है। तो अब तुम समझ गए ना मेरी बात, क्यों तुम नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा के कुछ फीचर दिखाते हुए एक नए बंदे बन के उजागर होते हो। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ गैमेट फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर से ही वेरिएशन आता है। आप समझ गए तुम? तो भाई ये जिसके अंदर भी जाएगा तो आधे फीचर पापा वाले भी दिखेंगे और आधे फीचर ये देखो जरा से मम्मी वाला भी एक्सप्रेस करेगा, फिर ये जिसके अंदर जाएगा ये मम्मी वाले फीचर भी दिखाएगा, थोड़ा सा फीचर पापा वाला भी दिखाएगा, बस ये पिक्चर, दिस इज क्रॉसिंग ओवर। सो मैंने 3 में से 2 पूरी जो अपने काम की बातें वो समझा दी, ठीक है। सो अभी आपने देख लिया लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं, एंड दूसरा मैंने आपको बताया क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। अब नेक्स्ट चीज देखो, नेक्स्ट चीज जो मुझे समझानी है दैट इज रिकॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो अभी आपने ये डायग्राम देखा, ठीक है, एक डायग्राम देखा। अब देखो ऐसा हमेशा हो ऐसा जरूरी नहीं। क्रॉसिंग ओवर ऐसा कोई मैंडेटरी प्रोसेस नहीं है कि भाई तुम तो गले लग के ही जाओ, अपने सामान बांट के जाओ। नो, इट्स नॉट मैंडेटरी। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ अलग दिख रहा है, यहाँ पे भी कुछ अलग दिख रहा है, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ये सेगमेंट्स एक्सचेंज होकर कुछ नया बनकर आता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। दिस ओनली इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। एंड ये जो न्यू प्रोडक्ट बनते हैं इन्हें हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट। मैंने तुम्हें तीनों टर्म्स बता दिए, बस अब मैं फाइनल सम अप कर रही हूँ। देखो वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस, हमने स्टार्ट किया था लिंकेज से। लिंकेज में मैंने तुमको बता दिया कौन से जीन, यहाँ पर हमने 2 बातें पढ़ी हैं। देखो यहाँ हमने पढ़ा है कौन से जीन्स लिंक्ड होते हैं और कौन से अनलिंक्ड होते हैं, ये बात मैंने तुम्हें बता दी, ठीक है। अब आते हैं लिंकेज कॉन्सेप्ट पे। ये तो मैंने तुम्हें बताया लिंकेज, लिंक्ड जीन और नॉन लिंक्ड जीन्स क्या होते हैं। अब ध्यान से देखो लिंकेज क्या होता है। लिंकेज होता है चाहे तुम कितनी ही क्रॉसिंग ओवर करवा लो, 2 जीन एक दूसरे से इतने भयंकर चिपके हुए हैं कि इवन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर वो साथ जाएंगे। ये जो लाइन मैंने बोली अब तुम इसमें देखना, यहां हो रही है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इमेजिन करो ये दोनों पेरेंट्स हैं, देखो यहां पे इमेजिन करो ये एक इंफॉर्मेशन ये रही, ठीक है, ये एक जीन है, दिख रहा है नहीं दिख रहा, रुको दूसरे कलर पे डालते हैं, अब दिख रहा होगा शायद, वेट अ मिनट, ये एक जीन है, ये अब दिख रहा होगा, दिस इज 1 जीन, ठीक है। ये दूसरा जीन है, ये लो यहां पर रहा दूसरा जीन, जीन 2।
ये दोनों इतने करीब हैं, ये दोनों इतने बेस्ट फ्रेंड हैं, बेस्टीज हैं, मतलब मैं पहले बेस्टीज बोलना चाह रही थी, इतने ज्यादा बेस्ट फ्रेंड है कि तुम कितनी ही क्रॉसिंग ओवर करा लो ये एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, ये साथ में ही जाएगा। इसी पूरे फिनोमेना को लिंकेज कहते हैं। अब लिंकेज को तुम ऐसे समझ सकते हो, सपोज करो, इमेजिन करो ये जो जीन 1 है, इमेजिन करो ये जो जीन 1 है ये किसी पर्टिकुलर आई कलर के लिए, ठीक है, और ये जो जीन 2 है ये हेयर कलर के लिए। इमेजिन करो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ये इमेजिन करो कि ये वाला जो जीन कलर जो बेसिकली आई कलर के लिए है ये ब्लैक आई के लिए, ठीक है, और ये जो हेयर कलर है ये सपोज करो कुछ सुंदर बनाते हैं अपन, ब्राउन हेयर कलर के लिए डालते हैं, ठीक है। सो ब्लैक आईज एंड ब्राउन हेयर, ऐसा कुछ चल रहा है। तो ये दोनों इतने करीब हैं कि इवन आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ये देखा गया कि जिस जिस बंदे की आई कलर ब्लैक है, इमेजिन करना है, उस बंदे के इनकी पूरी जनरेशन में बाल भी ब्राउन आ रहे हैं। दिस इज लिंकेज, समझ आ गया। दो जीन इतने करीब हैं कि भाई तुम क्रॉसिंग ओवर भी कर लो फिर भी अलग नहीं होंगे और वो दोनों हमेशा एक साथ एक्सप्रेस होंगे। एंड दिस इज एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कैसे, देखो देखो, ये रहा आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब बस फाइनल समझ आ जाएगा तुम्हें। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लाइन से ऊपर वाला पार्ट देखना है अभी, ये वाला देखो, ये बात चल रही है एक सेल की। सेल मान लो, तुम कुछ मान लो, तुम्हारी इच्छा पड़े जो मान लो, इससे गैमेट बनाने, मान लेते हैं ये कोई टेस्टिस की सेल है, ठीक है, इससे गैमेट बनाने। अब गैमेट बनाने तो ये एक क्रोमोसोम है, दिस इज 1 क्रोमोसोम इन पेयर फॉर्म, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2। सिर्फ 2 दिखा रखे, तुम्हारे पास असलियत में कितने सारे हैं, टोटल 46 है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 और 2 के बारे में दिखाया गया। अब ध्यान से देखना, अगर मैं 1 को देखूं, इसको मैं एक्सप्रेस करूं, तो तुम याद करो ये था मेंडल के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, कलर चेंज कर रही हूँ जस्ट अ सेकेंड, कैपिटल वाई, समझ गए, ये है कैपिटल आर, ठीक है, या कुछ और भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तुम चाहो तो इसको हेट्रोजाइगस कंडीशन वाला भी ले सकते हो। देखो ये कलर ज्यादा अच्छे से दिखेगा, स्मॉल वाई और इधर ये लो, ये आपके पास बना। मेंडल कह रहे हैं एक दूसरे से किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब मन पड़ेगा जहां जाएंगे। तो ये देखो, ये गया, ये लो आपका कैपिटल वाई गया, ये छोटा एक चला गया, ये लो आर, ठीक है। फिर एक देखो, ये रहा कैपिटल वाई और एक चला गया कैपिटल आर, यानी कि ये अलग सेपरेट हो रहा है, ये अलग सेपरेट हो रहा है। अब बात जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, बात जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, देखो ये एक गैमेट में जा रहा है, ठीक है, तो इसके साथ शायद ये भी जा सकता है, इसके साथ शायद ये भी जा सकता है। दूसरी बात करें तो कलर चेंज करके देखते हैं, एक दूसरा गैमेट ये भी बनेगा, इसके साथ ये भी जा सकता है, इसके साथ ये भी जा सकता है। दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आई होप अब तुम्हें क्लियर है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। देखो ये रही एक सेल, एक ये है, एक ये है, ठीक है, और एक ये है, ठीक है। इसकी अगर मैं इंफॉर्मेशन डालूं, ये है कैपिटल वाई, ये है स्मॉल वाई, ये है कैपिटल आर, ये है स्मॉल आर, इनके तुम्हें क्या बनाने हैं, गैमेट 1 2 3 एंड 4, ये बन गए गैमेट। अब सेपरेट करो, एक में तुम ये डालोगे, कलर चेंज करना पड़ेगा भाई, इतने कलर फैला लिए। देखो ये है कैपिटल वाई, एक में गया, एक में तुम डालो वापस कैपिटल वाई, 4 गैमेट बनाने ना, आप तो समझ रहे हो तुम। फिर एक में डालो छोटा वाई, एक में और डालो छोटा वाई, इतनी बात समझ आई। अब मेरी इच्छा होगी मैं वहां पे डालूंगी आर, मेरी मर्जी होगी तब डालूंगी। देखो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं इसके अंदर डालूं कैपिटल आर, मेरी मर्जी, सेपरेट अपने आप। अच्छा मेरी मर्जी नहीं, रियलिटी में भी गैमेट बोलते हैं मेरी मर्जी, मेरी इच्छा होगी जो लूंगा, ठीक है। क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि इसको ये भी मिल सकता था, हो सकता है, या ऐसा होता इसके साथ ये चला जाता, या इसके साथ ये चला जाता। इस पूरी जो चीज मैंने लिखी है ना, इसको 1 मिनट ध्यान से देखो, देखा तुमने, दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और इसी का ही एक्सेप्शन लिंकेज कैसे हुआ, देखो जेनेटिक इंफॉर्मेशन यहां पर है, ये लो, ये 2 जीन्स की बात चल रही है,
जीन 1 जीन 2, यहाँ पे भी जीन 1 जीन 2 वही होगा, ठीक है। अब ये जब सेपरेट होगा, जैसे सेपरेट किया मैंने, गैमेट बनाए, ये लो गैमेट बन रहे, ठीक है। तो गैमेट बनेंगे तो ऐसे ही कुछ होगा, ये इधर और ये इधर, एक गया। सिमिलरली दूसरी जगह पे भी होगा, एक ये गया एक ये गया। तो लॉजिकली ये दोनों तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फुलफिल कर रहे हैं, बट अगर तुम जीन वाइज देखो, इन दोनों जीन वाइज देखो, तो भाई कितना ही सेपरेट कर लो, तुम्हारे पास ये और ये यहीं आ रहे हैं। इस ही प्रोसेस को लिंकेज कहते हैं बच्चों, बस इसी प्रोसेस को लिंकेज कहते हैं कि आप इसको कितना ही सेपरेट कर लो, कितना ही सेपरेट कर लो, फिर भी ये दोनों एक साथ जा रहे हैं। दिस इज लिंकेज। आई होप अब क्लियर है पिक्चर, ठीक है। अब देखो लास्ट, लिंकेज भी क्लियर हो गया। तो देखो ये है एक बंदा, ये हटा दो, ये सब हटा दो, ये कुछ ज्यादा ही डिटेल हो जाएगी। ये देखो ठीक है, ये देखो एक गैमेट तो एज इट इज बन गया ये, और एक गैमेट ये बन गया एज इट इज, ठीक है। सो ये वाले जो दोनों बिल्कुल एज इट इज पेरेंटल चल रहे हैं ये, फिर एक हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया, ये देखो ये इसके साथ चला गया, ये इसके साथ चला गया। तो ये जो नई वेराइटी बनती है इसको हम रिकॉम्बिनेंट बोलते हैं। और जहां जहां पेरेंटल रह जाता है, एज इट इज पेरेंटल रह रहा है, कुछ इस तरीके से। दिस इज परफेक्ट इमेज फॉर फाइनल समिंग अप। ये एक है, ये देखो ये एक है कैपिटल ए कैपिटल बी, ये दूसरा है छोटा ए छोटा बी, ठीक है। तो एक गैमेट में तो यही एज इट इज जाएगा और एक गैमेट में यही एज इट इज जाएगा। तो ये दोनों जीन पास पास है इसलिए एक साथ ही गए ना। सो ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, लिंकेज फिनोमेना। दीज टू आर शोइंग लिंकेज फिनोमेना। एक सेकेंड सिचुएशन होगी इन्हीं की, जब इनका क्रॉसिंग ओवर हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। सो एक गैमेट बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी और एक बन जाएगा स्मॉल ए कैपिटल बी। ये जो दो नई चीज बनी यही दोनों कहलाते हैं रिकॉम्बिनेंट। और रिकॉम्बिनेंट बनते किस प्रोसेस से हैं, क्रॉसिंग ओवर। दे आर फॉर्म्ड बाय क्रॉसिंग ओवर। क्लियर है, तीनों वर्ड्स अब क्लियर है। लिंकेज क्या होता है, दो जीन इतने करीब हैं कि तुम्हारी मर्जी पड़े तुम क्रॉसिंग ओवर करो, तुम्हारी इच्छा हो गैमेट बनाओ, कुछ भी करो, वो दोनों इतने करीब हैं कि वो एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं। दिस इज लिंकेज, ठीक है। ये लिंकेज है। ये देखो ना यार, इतने पास पास हैं कि लिंक्ड ही रहेंगे, ठीक है। वहीं अगर कभी बाय मिस्टेक क्रॉसिंग ओवर से सेपरेट भी हो जाए तो रिकॉम्बिनेंट बन जाएंगे। अब बस लास्ट सम अप लाइन, लास्ट सम अप लाइन ये है, लिंकेज की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है जब डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, या तुम ऐसे लिख सकते हो लिंकेज डिक्रीज हो जाता है जब डिस्टेंस बढ़ जाता है। क्या कहना चाहती हूं मैं, अगर ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है, इस पे एक ये जीन है, ठीक है, एक ये जीन है, ठीक है, और एक ये जीन है, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर क्रॉसिंग ओवर हो रही है सपोज करो, तो अगर डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर भी, अगर डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर भी अलग नहीं कर पाती। क्यों, सपोज करो ये क्रॉसिंग ओवर हुई, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ये रहा, ये इसका बगल वाला क्रोमोसोम है, ये इसने क्रॉसिंग ओवर किया, तो क्रॉसिंग ओवर में भी साथ साथ आ गए। यानी कि दो लिंक्ड जीन्स जितना करीब होंगे क्रॉसिंग ओवर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। दो भयंकर बेस्टीज हैं, इतना भयंकर प्यार करते हैं एक दूसरे से कि तुम्हारी इच्छा पड़े कितना ही अलग कर लो, अलग नहीं होंगे। दूसरी तरफ एक ये है और एक ये है, भाई इतना डिस्टेंस है एक दूसरे में, जैसे ही इनका डिस्टेंस बढ़ाना, तुम क्रॉसिंग ओवर कराओ, ये कहीं और चला जाएगा, ये कहीं और चला जाएगा। तो सम अप लाइन यही है कि लिंकेज का जो फिनोमिना है वो सबसे ज्यादा कहाँ देखा गया है, जब दो जीन्स बिल्कुल करीब हो, और जैसे जैसे इन दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ती जाएगी लिंकेज ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। समझ गए। सो अब इसको पढ़ने के बाद तुम्हें लिंकेज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इनफैक्ट अब तुम क्वेश्चन करना उससे रिलेटेड बस इतना सा दिमाग लगाना है, कतई मत डरना। तुम एनसीईआरटी के अंदर वो भारी बड़ा सारा डायग्राम दे रखा है, उसको ध्यान से पढ़ोगे तुम्हें समझ आ जाएगा। उसका सिर्फ इतना सा कहना है कि जो दो चीजें लिंक्ड हैं वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होगी, तो तुम्हें एंटायर टाइम पे वही चीज दोनों को साथ में लेके चलनी है, और अगर उनमें डिस्टेंस बढ़ा दो तो उनकी प्रोबेबिलिटी होती है एक दूसरे से दूर होने की। ठीक है, विद दिस हमारा एंटायर एक्सेप्शनल जो पार्ट था ना, लॉ 1 का, लॉ 2 का, लॉ 2 का तो कोई एक्सेप्शन है ही नहीं, लॉ 3 का, वो सारा कंप्लीट होता है। ठीक है,
आई होप आप सबको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी हार्ड होता है, बहुत सारे बच्चों को इन सारे टर्म्स को समझने में काफ़ी दिक्कत होती है. सो आई होप मैंने जो समझाया आपको समझ आया होगा. सो डेफिनेटली अच्छा भी लगा होगा आपको समझना. सो प्लीज़ अगर आपको ये चीज़ ओवरऑल समझ आई देन प्लीज़ like this video, subscribe our channel and definitely comment the video. Okay, thank you.